गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, इस चैप्टर को हमने थोड़ा बहुत नोट्स के जरिए पढ़ लिया था। आज हम इसको बुक से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसे पढ़ लेते हैं। दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस चैप्टर that follow, you will read information about various aspects of the working of our constitution. You will learn about the various constitutions of the government in our country and their relationships with each other. You will learn about various institutions of the government in our country एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। इस बुक में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अपने देश में जो अपने देश में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट and the various principles that bind the institutions of government have their origins in the constitutions of India. After studying this chapter, you will learn what is a constitution means, what a constitution means, what a constitution does to the society, how constitutions govern the allocation of power in society, and what was the way in which the constitutions of India was made. Now our chapter starts. Why do we need a constitution? हमें constitution की आवश्यकता क्यों है? What is a constitution? What are its functions? What role does it perform for a society? How does a constitution relate to our daily existence? Answering this question is not as difficult as you might think. Constitution क्या है? Constitution के क्या function है? इसका रोल सोसाइटी के लिए क्या है? ये हमारी डेली लाइफ को कैसे रिलेट करता है? इन क्वेश्चनों का आंसर उतना डिफिकल्ट नहीं जितना हम सोचते हैं। Constitutions allows coordination and assurance. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेशन लाता है सोसाइटी में और हमें अश्योर करता है कि जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं उन रूल्स को बाकी लोग भी फॉलो करेंगे। Imagine yourself to be a member of a reasonably large group. इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे सोसाइटी के मेंबर हैं जो सोसाइटी काफ़ी बड़ी है। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ अ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। फर्दर, इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। अब इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे सोसाइटी के मेंबर हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस allegiances. Some are Hindus, some are Muslims, some Christians, and some perhaps profess no religions at all. जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। There are also varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different taste in everything from film to book. इनमें सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग होंगी, सबके प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं, हॉबीज़ अलग अलग होते हैं और बुक से लेकर फिल्म तक सबके टेस्ट या चॉइस अलग अलग होती है। Some are rich and some are poor, some are old and some are young. Imagine further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. अब इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच अगर हम रह रहे हैं
तो हो सकता है कि किसी न किसी बात को लेकर हमारे बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाए। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू वन, एक इंसान को कितनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट बी अलाउड टू डिसाइड, क्या ये ज़रूरी है कि सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए और ये डिसीजन कौन लेगा, पेरेंट लेगा, सोसाइटी लेगा या स्टेट लेगा कि हर बच्चे को स्कूल भेजना कंपलसरी है। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और हम अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कितना खर्च करेंगे। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क इंस्टेड, क्या ज़्यादा से ज़्यादा पार्क बनाए जाने चाहिए। शुड द ग्रुप बी allowed to discriminate against some of its member, क्या सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन अलाउड होगा। Every questions will elicit a variety of answers from different, हर क्वेश्चन का आपको अलग अलग, अगर हर क्वेश्चन हम सोसाइटी में राइज करेंगे तो हमें आंसर एक से ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। But for all their diversity, this group has to live together, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हमें एक साथ ही रहना होगा और वो भी पीसफुली। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज, दे रिक्वायर्स द कोऑपरेशन ऑफ ईच अदर, व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। आप देखिए इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच में कोऑपरेशन चाहिए। अब कौन कोऑपरेशन बनाएगा हमारे बीच कोऑपरेशन बनाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rule. इस तरह के डाइवर्स सोसाइटी में मेंबर्स तभी एक साथ रह पाएंगे अगर वो सभी लोग कुछ बेसिक रूल के लिए एग्री हो जाएं। Why will the group need certain basic rules? Think of what would happen in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know what member of this group could do to each other. अगर कुछ बेसिक रूल नहीं होंगे तो सबको इनसिक्योरिटी फील होगी कि हम क्या सेफ रह पाएंगे सोसाइटी में। Who could claim rights over what? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not only be known, they must also be enforceable. सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल होने चाहिए जिसको सभी माने और इन्फोर्सेबल, मतलब सब उसको एक्सेप्ट करें और लीगली उसको इन्फोर्स करें, यानी कि लागू किया जाए सोसाइटी में। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reasons to follow these rules. अगर citizens को लगता है कि इन रूल्स को केवल हम ही फॉलो कर रहे हैं और बाकी नहीं करेंगे तो ऐसे रूल्स लागू भी नहीं हो पाएंगे, इस तरह के रूल्स ज़्यादा दिन चल भी नहीं पाएंगे और कोई सिक्योरिटी की फीलिंग भी नहीं होगी। Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow this. For if they do not do so they will be punished. अगर सोसाइटी में जब लोगों को पता होता है कि हम इन रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है, तो उन रूल को फॉलो करेंगे और जब सोसाइटी में कुछ मेंबर फॉलो करेंगे तो वो बाकी भी करेंगे, जिससे कि सबको सिक्योरिटी की फीलिंग होगी और कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for a minimal coordination amongst members of the society. आपको एक एक्टिविटी दे रखी है बुक में, enact the thought experiment of this section in the classroom. The entire class should discuss and arrive at some decisions that would apply to everyone for this entire session. The decisions would be about what would the class representative be chosen. जैसे क्लास में मॉनिटर होता है कि क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करना है।
which decisions will be representative be able to taken on behalf of entire class, which decisions will the representative be able to taken on behalf of the entire class, किस तरह के representative किस तरह के decision लेगा class के लिए, पूरी class के behalf पर. Are there some decisions that the class representative cannot take without consulting the entire class? क्या कुछ decisions ऐसे भी होंगे जो representative जो class CR जो class का है, class representative यानी monitor है, अपने class के बच्चों से consult किए बिना ही ले लेगा. You can add any other items to this list: collection of common kitty for the class, organization of picnic or trip, sharing of common resources, as long as everyone agree to it. Make sure that you include those subjects that have led to any differences in the past. How to revise these decisions in case of your need. एक एक्टिविटी है जो कि आपको क्लास में करनी है. Write down all these decisions on a paper and put it up on the notice board. Which problems did you encounter in these decisions? Were there differences among different students? How did you resolve these differences? Did the entire class gain something from this exercise? तो इस एक्टिविटी को हम जब क्लास अपना स्टार्ट होएगी तभी करेंगे. Specification of decision making power. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है जिससे कि एक स्टेट बनाया जाता है या गवर्न किया जाता है. बट व्हाट शुड these fundamental rules be and what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. You may want rule X, but other may want rule Y. How do we decide whose rule or preferences should govern us? अगर सोसाइटी में कुछ लोगों को रूल X पसंद होगा, कुछ लोगों को रूल Y पसंद होगा. अब ये कैसे डिसाइड हो कि हम पर रूल X लागू हो या रूल Y लागू हो? You may think that the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. अब कुछ लोगों को लगता है कि उनका रूल ज़्यादा बेटर है, उन्होंने जो प्रपोज किया वो रूल ज़्यादा बेटर है, और कुछ लोगों को लगता है कि जो वाई रूल उन्होंने प्रपोज किया है वही ज़्यादा बेटर है. How do we resolve these disputes? So even before you decide what rules should govern this group, you have to decide who gets to decide. The Constitution has to provide an answer to these questions. It specifies the basic allocation of power in a society. It decides who gets to decide what the law will be. In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. In the monarchical, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कौन सा रूल देश के लिए लागू होगा, यानी ये देश के लिए कौन सा रूल लागू होगा और रूल लागू करने के पावर किसके पास है, यानी कि कंट्री के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, किसके हाथ में अथॉरिटी होगी. इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन अ मोनार्क डिसाइड्स. अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्कियल है, राजतंत्र है, तो राजा डिसाइड करेगा. सॉरी. In some constitutions, like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. जो सोवियत सिस्टम था, सोवियत यूनियन में एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वही उसी के हाथ में सारा पावर था कि वो डिसाइड करे किस तरह से रूल कंट्री में लागू होंगे. बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रॉडली स्पीकिंग, द पीपल्स गेट टू डिसाइड. अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ अधिकार किसको देंगे, लोगों को दिया जाएगा.
But this matter is not so simple, because even if you answer that the people should decide, it will not answer the question how should the people decide for something to be law. Should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greek did? अब जैसे कि हमने कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों को यह अधिकार होगा, लोगों को डिसाइड करने का अधिकार होगा कि लॉ किस तरह का होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है क्या लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे ग्रीस में पार्टिसिपेट होता था। ग्रीक में नेशन स्टेट छोटे हुआ करते, पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, तो जब कंट्री के लिए जो रूल बनाए जाते थे, स्टेट के लिए जब रूल बनाए जाते थे, तो वहाँ के सभी जो एडल्ट पीपल थे वो पार्टिसिपेट करते थे। पर आज की डेट में पॉसिबल नहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा है और हर डिसीजन के लिए सबसे वोटिंग करवाना अब तो इम्पॉसिबल ही है। और should the peoples express their preferences by electing a representative? आज जो डेमोक्रेसी है उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और वही हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेंगे। बट इफ द पीपल्स एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाउ शुड द रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड? अगर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुना जाएगा, कैसे चुने जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव? ये आंसर भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलेगा। हाउ मेनी शुड देयर बी? In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पार्लियामेंट को वो सारे अधिकार हैं, वो लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा कंट्री के लिए, and that Parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. If Parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestow this authority on Parliament in the first place. This is the function of the Constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. The second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन है कि डिसाइड करके बताता है कि सोसाइटी के लिए लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, किसके पास ये अधिकार है, किसके पास ये पावर है। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट कैसे बनाया जाएगा। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब जिस तरह से यहाँ पर पार्लियामेंट को पावर दिया गया है, वैसे ही उसके पावर में लिमिटेशंस लगाना भी जरूरी है, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट तानाशाही हो जाएगी। तो लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ। सपोज यू डिसाइड who had the authority to make decisions, but then this authority passed laws that you thought were patiently unfair. It prohibited you from practicing your religions, for instances, or it enjoined that clothes of certain colors were prohibited. गवर्नमेंट को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने ताकि वो सोसाइटी के लॉ बनाए। अगर वही गवर्नमेंट इस तरह के लॉ बनाने लगे कि जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर आपके फ्रीडम्स जो है फ्रीडम ही ख़त्म हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? जैसे गवर्नमेंट ने ऐसे लॉ बना दिए कि हम अपने धर्म को नहीं पालन कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल कलर के कपड़े पहनने के लिए फोर्स किया जा रहा है, या स्पेशल कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इस तरह के रूल बना दिए। या फिर हम कोई सर्टन किसी स्पेशल किस तरह का सॉन्ग को नहीं गा सकते, कुछ सॉन्ग्स हैं जिन्हें हम गा नहीं सकते, कुछ गाने हैं जिनको हम गा नहीं सकते। That people who belongs to a particular group or caste or religions would always have to serve others. अगर ऐसा रूल बना दिया कि पर्टिकुलर कास्ट या ग्रुप के लोगों को दूसरों की सेवा करनी ही है, and would not be allowed to retain any property, या फिर ऐसे रूल बना देंगे कुछ सोसाइटी के कुछ मेंबर्स को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, और that government could arbitrarily arrest someone, या फिर गवर्नमेंट को किसी को भी अपनी मर्जी से अरेस्ट करने का अधिकार हो, और that only people of certain skin color would be allowed to draw water from well, या फिर ऐसा रूल बन जाए कि कुछ
सर्टेन कलर के स्किन कलर के लोग ही कुएं में से पानी खींच सकते, जैसे आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा, वहाँ ब्लैक्स को कोई अधिकार नहीं था। स्किन कलर के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन था, और वो गवर्नमेंट की बनाए हुए रूल थे कि ब्लैक्स को बहुत से अधिकार नहीं दिए गए और वाइट्स को सारे अधिकार थे। यू ऑब्वियसली think these laws were unjust and unfair, and even though they were passed by the government that had come into existence based, इसमें यही कहा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस गवर्नमेंट को हमने इलेक्ट किया है वही गवर्नमेंट इस तरह के रूल बनाते हैं जो अनफेयर लगते हैं हमें, तब हम क्या करेंगे? इनके जो गवर्नमेंट हमने बनाई है उस पर नियंत्रण कौन रखेगा? कौन उसके पावर में लिमिटेशन लाएगा? वो लाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन uncertain procedures. There would be something obviously unjust about the government enacting these laws. So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. Constitutions limit the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate. अब एक तो आपके गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने के लिए और हमारी रक्षा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, और इन फंडामेंटल राइट्स को छीनने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। केवल इमरजेंसी के पीरियड में ही फंडामेंटल राइट्स में कमी लाई जा सकती है, बाकी कंडीशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारी गवर्नमेंट वायलेट नहीं करेगी। द एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस राइट्स वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखिए दुनिया के बहुत अलग अलग देशों में अलग अलग संविधान हैं, और सभी संविधानों ने लगभग अपने नागरिकों को अधिकार या फंडामेंटल राइट्स दिए गए, पर ये राइट्स अलग अलग हैं सभी जगह पर। बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reasons. लगभग सभी देशों में सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं कि गवर्नमेंट उन्हें बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती है. This is one basic limitation upon the power of government. Citizens will normally have the right to some basic liberties, to freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom of to conduct trade and business. लगभग सभी सोसाइटी में सभी कंट्रीज में अपने नागरिकों को लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, उन्हें एसोसिएशन बनाने का और ट्रेड और बिजनेस करने की आज़ादी दी गई है. इन प्रैक्टिस दिस राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी. अगर इमरजेंसी का टाइम लग रहा है तो उस टाइम जो है इन अधिकारों पर अंकुश लगा दिया जाता है. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच दिस राइट्स में बी विथड्रॉन. Aspiration and goal of a society. Aspirations and goals of a society. Most of the older constitutions limits themselves largely to allocating decisions making power and setting some limits to government power. पुरानी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा थोड़ा सीमित था. वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर गवर्नमेंट को दे दी और गवर्नमेंट के पावर में लिमिटेशन लगा दिया गया है. But many 20th century's constitution, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things, to express the aspirations and goal of the society. The Indian constitution was particularly innovative in this respect. Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality and deprivations. अब हमारे पुराने जो संविधान थे उन संविधानों में कानून कौन बनाएगा और कानून बनाने का अधिकार किसके पास है और जो गवर्नमेंट के पावर में कहाँ तक लिमिटेशन ला सकते हैं, इन सब के बारे में लिखा है. पर जो नए संविधान बने हैं, जो 20th सेंचुरी में जो संविधान बने हैं, उसमें इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है. यानी कि हमारा संविधान
हमारी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसे ख़त्म करने के लिए दिशा निर्देश भी देता है। जैसे हमारे सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी थी उसे ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान ने कानून भी बनाए हैं। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ है, इन सब में हमारा संविधान हमारी सरकार को अधिकार भी देता है, पावर भी देता है कि एक जस्ट सोसाइटी, एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना की जाए जहाँ पर इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ही ना हो। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल ये भी है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पर इनइक्वालिटी बिल्कुल ना हो, अनजस्टनेस ना हो, इनइक्वालिटी किसी तरह का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल किसी तरह की इनइक्वालिटी ना हो। अमीर और गरीबी के बीच में खाई ख़त्म हो, गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के लिए काम हो। यानी गवर्नमेंट ऐसे काम करे जिससे गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया aspires to be a society that, for example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. If this is our society's aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all necessary steps to achieve these goals. जैसे इंडिया में हमारी सोसाइटी चाहता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल सोसाइटी में रहे ना। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो गवर्नमेंट को पावर देना ही होगा कि गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठाए ताकि सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इन कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में बहुत भेदभाव था। वहाँ पर ब्लैक्स लोगों को बिल्कुल ही अधिकार नहीं थे और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने सहा। तो अब जो नया वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। न काले न गोरे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस had to enable the government to end racial discrimination more positively. Our constitution may enshrine the aspiration of a society. The framers of Indian constitutions, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self-respect. चाहे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का हो, इसकी बेसिक वर्क तो यही है कि सोसाइटी में रहने वाले हर पर्सन को, हर इंसान डिग्निटी की लाइफ जिए और उसके पास सेल्फ रेस्पेक्ट हो। मिनिमल मटेरियल्स, वेलबीइंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of preamble of our constitutions, and these provisions are found in the section of fundamental rights. The directive principle of the state policy is also enjoin government to fulfill certain aspiration of the people. अगर पीपल्स के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज भी हैं। तो फोर्थ फंक्शन क्या हुआ? द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, टू क्रिएट कंडीशन ऑफ जस्ट सोसाइटी। तो फोर्थ फंक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का यही रहा, एक जस्ट सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जहाँ पर सभी के साथ जस्टिस हो, ठीक है। और सभी के साथ जस्टिस कायम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को पावर चाहिए ताकि वो एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर सके जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संपत्ति को लेकर, रंग को लेकर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और स्पेशली उन लोगों का ज़्यादा ख्याल रखा जाए जो पीछे रह गए, सोशली, इकोनॉमिकली सोसाइटी में पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। तो वो आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। और गवर्नमेंट को ये पावर कौन देगा? गवर्नमेंट को ये पावर देगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, हमने
अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 4 फंक्शन पढ़े। आज के लिए इतना ही। इसके नीचे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।